हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एडवोकेट आयशा यूसुफ मद्रास वाला और आज हम बात करेंगे अबाउट लॉ ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट की बहुत सारी किस्में हैं बट आज का जो मेन फोकस है हमारा वो नेग्लिजेंस पे है। बट बिफोर वी बिगिन, बिफोर आई एक्सप्लेन यू नेग्लिजेंस, I would like to explain you a little bit about what tort is. So basically, tort is simply a civil wrong. The law requires us to behave in a certain way, behave in a standard way, and when we fall below that standard of care, it is at that point we have committed a tort. अब इसकी एग्जाम्पल कैसे हो सकती है? इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि आई एम ड्राइविंग ऑन द रोड, मैं गाड़ी चला रही हूँ रोड पे एंड आई ब्रेक द सिग्नल। मैं रेड लाइट पे जो हूँ ड्राइव कर लेती हूँ एंड बिकॉज ऑफ मी समवन एल्स इज इंजर्ड, समवन एल्स इज हर्ट। नाउ हु इज गोइंग टू कॉम्पनसेट इट टू द अदर पर्सन? I will be compensating to the other person who is injured or who is hurt because of my actions. You could also say that this is negligence, being negligent about something, किसी की परवाह ना करना, being indifferent about something. This is what is negligence. Now before coming back again to negligence, what happens when a tort is committed? Now you have acted in a way जिसका you were not required to behave in a certain way and आपने उस way में behave कर लिया। अब आप उसके लिए compensation pay करेंगे, which is money, monetary compensation आप pay करेंगे to the other party. टॉर्ट इज़ अ ब्रांच ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ में इश्यूज़ जो हैं वो 2 या 3 लोगों के बीच में होते हैं, 2 या 3 बिजनेसेस के बीच में होते हैं। क्रिमिनल हमारा इन्वॉल्व नहीं होता बिकॉज स्टेट इज़ नॉट इन्वॉल्व। 2 या 3 लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो केस रिवॉल्व करता है। नाउ कमिंग टू नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस इज बेसिकली ह्यूज। यू कैन कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स अंडर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में आपका ड्यूटी ऑफ केयर भी आता है, आपका नर्वस शॉक भी आता है, आपका जो है एम्प्लॉयमेंट लॉज भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं नेग्लिजेंस के अंडर। बट बिकॉज वी हैव टू कीप इट वेरी ब्रीफ एंड वी हैव टू जस्ट गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट नेग्लिजेंस इज। नेग्लिजेंस इज बेसिकली बीन इनडिफरेंट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ की परवाह ना करना, बीन केयरलेस अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन इन दिस जनरेशन टुडे, सो यू कुड रिलेट। बट अगेन नेग्लिजेंस इज़ बीन डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी में नेग्लिजेंट है, टीचर्स जो हैं वो अपने पढ़ाने में नेग्लिजेंट है, नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी प्रॉपरली। एंड इसकी एक जो अच्छी डेफिनेशन है जिससे हमारा नेबर प्रिंसिपल भी इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ योर एक्शंस कैन क्लोजली एंड डायरेक्टली हर्ट समवन, क्लोजली एंड डायरेक्टली इंजर योर नेबर। सो यहाँ नेबर का ये मतलब नहीं है समवन हु इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी या समवन हु लिव्स बिसाइड्स मी। नो, नेबर इज समवन हु कुड बी डायरेक्टली एंड क्लोजली अफेक्टेड बाय माई एक्शंस। अब इसकी एग्जाम्पल एक ऐसे ले लें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम अ टीचर ऑल्सो, सो अगर मैं पढ़ाती हूँ, आई हैव टू कंप्लीट दिस entire course in a year's time and I do not do it. I just take it very lightly. I do not take it positively. So basically I am ruining the student's career, which is wrong, which is a civil wrong, because the school requires me to behave in a certain way, and if I am falling below that standard of care, I have committed a tort. One of the very important elements, one of the very important aspects of negligence is duty of care. अब duty of care होता क्या है? ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो आप ड्यूटी ओ करते हैं टू द अदर पर्सन। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ बैठ के अगर अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं आपको टॉर्ट के बारे में या नेग्लिजेंस के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देती हूँ, आई हैव ब्रीच्ड माई ड्यूटी। मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन पास करूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर यू आर इन वट एवर फील्ड, वट एवर प्रोफेशन, इट इज़ योर ड्यूटी towards the other person to do your job properly. You can't be like अच्छा ठीक है यार देख लेंगे and you know नहीं I don't feel like doing this, we'll do it later. Again coming back to the road example, if you're driving on the road and you're breaking the red signal, you're not stopping on the red light and you are not following the traffic instructions, traffic rules, you are breaching the duty of care that you owe to the other road users. Similarly, if I go on the road and start abusing people out of the blue, that is also wrong. That is a civil wrong.
बट ड्यूटी ऑफ केयर हम ये नहीं बोल सकते कि वी आर गोइंग टू ओवर ड्यूटी ऑफ केयर जनरली टू एवरीवन, बिकॉज देन वी वोंट बी एबल टू स्टेप आउटसाइड आवर हाउस, बट वी ओ अ ड्यूटी ऑफ केयर टू दोज पीपल who can be closely and directly affected by our actions. That is the neighbor principle. Someone who could be closely and directly affected by our actions. ठीक है, ये हमारा नेबर प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका एक जो केस था, की केस था, वो हमारा ये था. देयर वाज दिस लेडी who was drinking ginger beer. She was sitting in a cafe and she was drinking ginger beer out of the bottle, and उस टाइम पे जो bottles थी वो opaque bottles थी, just like our cans, so she couldn't see what was inside. But as soon as she was about to end her drink, she poured the remains. उन्होंने जो remains थे वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में निकाले उस बॉटल, उस ड्रिंक के, एंड उसमें उनको डिकम्पोजिंग स्नेल दिखा. So she felt sick and she felt sick and she was like कि मुझे तो इसके लिए कॉम्पनसेशन चाहिए because I don't feel good about it. अब बात यहाँ पर यह आती है कि कैफ़े में जो था वो बॉटल तो सील थी, तो अब हम कैफ़े को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे या हम मैन्युफैक्चरर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे यहाँ पर, बिकॉज I cannot ask you people questions while recording the podcast, so I will answer it myself. The cafe is not going to be responsible because the bottle was sealed. The manufacturers are going to be responsible for this act because they had to make sure when their product reaches the market, it is in a condition that is deemed fit to drink. अब मैन्युफैक्चर को ये नहीं पता था कि ये फलाना जो है, मिसेस डाउनो जो है, यही जो है ड्रिंक पियेंगी. इट कुड बी एनी वन, इट कुड बी एनी ऑफ देयर टारगेट मार्केट. ठीक है, सो ड्यूटी ऑफ केयर, द नेबर प्रिंसिपल टेल्स अस दैट समवन, if we do an act and if someone is directly and closely affected by our actions, then we will be held accountable for breaching that duty of care. I hope this is clear till yet. Moving on, नेग्लिजेंस के बारे में और क्या बात करें. नेग्लिजेंस जो है उसमें आपका फिजिकल भी इंजरी भी कवर होती है, उसमें आपकी मेंटल इंजरी भी कवर होती है, उसमें आपका इकोनॉमिक लॉस भी कवर होता है, उसमें आपका प्योर इकोनॉमिक लॉस भी कवर होता है. फिजिकल देखें, फिजिकल इज़ समथिंग यू कुड सी. आप अगर रोड पे आपने किसी का एक्सीडेंट करा है तो ज़ाहिर अगर उसको फिजिकली कोई इंजरी हुई है तो यू कैन एक्चुअली सी इट एंड यू कैन एक्चुअली उसके लिए आप उसको कॉम्पनसेशन दे सकते हैं. बट व्हाट अबाउट मेंटल स्टेट? व्हाट अबाउट द ट्रॉमा? पीपल उन लोगों को PTSD हो जाता है आफ्टर एक्सीडेंट और आफ्टर सम इवेंट जो उनको हर्ट करा हो या इंजर करा हो किसी वे में भी. उसके लिए हमारा आता है नर्वस शॉक में, उसके लिए हमारे नेग्लिजेंस में आता है नर्वस शॉक. अब नर्वस शॉक में होता ये है कि वी हैव टू काइंड्स ऑफ विक्टिम्स, प्राइमरी विक्टिम्स एंड सेकेंडरी विक्टिम्स. Primary victims are those that are closely and directly affected by the actions. They are someone who are at the risk and who are also being hurt by the actions of the other party. Then we have secondary victims. Secondary victims कौन होते हैं? Secondary victims वो होते हैं जो directly impact नहीं होते. They are not even at the risk of being impacted, but they are impacted by something they see, they hear, or something is on TV maybe and they saw it and they are affected by it. But again, courts are very reluctant in giving compensation to the secondary victims because you have to prove a lot of things. Even for the primary victims, आपका normal depression, insomnia, ये सारी चीज़ें जो है qualify नहीं करती for you to be a primary victim. You have to have a certificate from a doctor that you are actually going through clinical depression for you to qualify as a primary victim, and then you will be compensated for it. But again, बात यही आती है कि अगर आप negligent हैं, ठीक है, अगर कोई negligent है towards their duty, towards their job, then it is definitely going to impact people who are around them. It is going to impact someone who is closely and directly affected by their actions. अब इसकी एक और एग्जाम्पल मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि अगर मैं जो हूँ काम कर रही हूँ या I live in a house with someone, and if I do something wrong, they will be affected by my actions, right? They will be closely and directly affected by my actions. कमिंग टू द पॉइंट कि यार अब ठीक है, चलो नर्वस शॉक भी हो गया, मेंटल स्टेट हो गया. अगेन मेंटल स्टेट के लिए आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर दैट इट्स नॉट ईजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लिनिकल डिप्रेशन एंड डिप्रेशन. अदरवाइज एवरी अदर पर्सन वुड बी
क्लेमिंग अंडर प्राइमरी विक्टिम, एंड सेकेंडरी विक्टिम्स के लिए इतना ज़्यादा कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता. देर आर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट यू नीड टू प्रूव इन ऑर्डर टू गेन कॉम्पनसेशन अंडर सेकेंडरी विक्टिम. अब हमारे नेग्लिजेंस में एक और चीज़ जो आती है वो होती है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स. सो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप क्या होता है? A person is working for someone, a person has a boss, a person is working under someone. अब इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वर्क कल्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट है. सो द एम्प्लॉय द वन हु इज़ वर्किंग, ही इज़ डूइंग हिज जॉब, बट इफ़ ही इज़ बीइंग नेग्लिजेंट देन जो है कॉम्पनसेशन हमारे एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है. वाई इज़ दैट? वाई? बिकॉज अगर मैंने किसी कंपनी को आउटसोर्स किया हुआ है कोई काम, आई एम द हेड ऑफ द फर्म एंड आई हैव आउटसोर्स्ड वर्क टू अनदर फर्म. अगर मेरा एम्प्लॉय काम ख़राब करता है तो वो आके मेरे अंदर आके ये नहीं बोलेंगे अच्छा आपकी कंपनी में जो है फलाना बंदे ने काम ख़राब किया अब हम उससे कॉम्पनसेशन लेंगे. वो ये बोलेंगे कि आपकी कंपनी ने हमारा काम ख़राब किया है एंड अब आप हमें कॉम्पनसेट करेंगी. सो नेग्लिजेंस इज़ बेसिकली एवरीवेयर, यू आर गोइंग टू फाइंड इट एवरीवेयर. कि भाई मैं अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय जो है शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, बट देन अगेन दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, दे डू नॉट हैव द insurance policies to support themselves or to pay out the compensations, so the employer is going to be held responsible, which is in a way wrong also, but then it puts a burden on the employer, a limitation on the employer that when he's hiring people, when they're hiring people, they need to properly keep a check on the people they are hiring. कि भाई हर बंदे को उठा के ना हायर कर लें, प्रॉपर बंदों को, लोगों को हायर करें जो कंपनी के रूल्स को फॉलो करें, जो जॉब डिस्क्रिप्शन पे मैच कर रहे हो. देन कमिंग टू द ड्यूटी ऑफ केयर का ही क्योंकि सारा पार्ट है, तो ड्यूटी ऑफ केयर जो है उसमें हमारी एक और चीज़ ये होती है 3 part टेस्ट. अब पहले मैंने आपको नेबर प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द 3 part टेस्ट. आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी ब्रीफ. 3 part टेस्ट में होता क्या है कि जैसे जैसे लॉ इवॉल्व होता है आपकी डिफरेंट चीज़ें इवॉल्व होने लगती हैं, आपके जो है नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आने लगते हैं. देयर आर स्टैंडर्ड्स जिस पे अकॉर्डिंग पहले आप ड्यूटी ऑफ केयर नेबर प्रिंसिपल के हिसाब से देखते थे कि सिर्फ नेबर प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं. देन इट केम टू द 2 part टेस्ट. 2 part टेस्ट में हमारा एक पॉलिसी रीज़न चीज़ थी that whether the judges are just looking at the legal framework or they are also going to see whether the society is going to benefit from the existence of duty in a particular case or not. And then we moved on to the 3 part test. So 3 part test में हमारे पास 3 questions है as the name suggests. Was the damage reasonably foreseeable? Was there is proximity between the defendant and the claimant? And is it just, fair and reasonable to impose a duty of care? These 3 questions need to be answered by the courts. They are going to look at all 3 aspects before deciding whether a duty of care exists in this particular case or not. अब देखिए एक कॉन्सेप्ट जो है रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का, वो हमारा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है टॉट में. कोई भी टॉपिक आप उठा लें, रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ एंड आई कैन रीजनेबली फोर्सी, आई कैन प्रिडिक्ट दैट इफ आई एम गोइंग टू डू सर्टन एक्ट इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट पीपल हु आर क्लोजली एंड डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मी, और माई एक्शंस बेसिकली आर गोइंग टू अफेक्ट देम. सो आई कैन रीजनेबली फोर्सी. But if it is something I cannot foresee, if it is something I could not even imagine कि यार ये भी हो सकता था या ये चीज़ भी हो सकती थी, then I will not be held accountable for duty of care. So a very important concept is reasonable foreseeability. You could foresee कि आपके actions जो हैं वो किसी को hurt या injure तो नहीं कर रहे, someone who is closely and directly associated with us. Again, तो पहला क्वेश्चन जो है वॉज रीजनेबल फोर्सिबिलिटी थी कि नहीं थी. अच्छा, कुछ केसेस में जो है वो होती है, कुछ केसेस में नहीं होती. फॉर एग्जांपल अगर मैं जो हूँ, लेट्स टेक आवर जनरल एग्जांपल, अगर के इलेक्ट्रिक वाले अगर कोई एक खड्डा खोद रहे हैं and they know a lot of people are walking here and they do not put any barrier or any they do not put anything to cordon off the area, और कोई चलते चलते जो है वो कानों में हेडफोन्स लगा के चलते चलते उसके अंदर गिर जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? या अगर उन्होंने उसके ऊपर गत्ता डाल दिया है तो KE could reasonably foresee that their actions are going to hurt someone, their actions are going to injure someone, so that person is going to be compensated by the K Electric. वो अलग बात है, वो नहीं होगा, but okay, that person should be compensated by K Electric.
Then coming to the next thing, which is proximity between the defendant and the claimant. प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस. अगर हम इंग्लिश लिटरल इंग्लिश मीनिंग में लें तो इट मीन्स क्लोजनेस. बट यहाँ पर इन लॉ प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है अ रिलेशनशिप इफ एनी स्टैब्लिशिंग बिटवीन टू पीपल दैट इज ऑफ डिफेंडेंट एंड क्लेमेंट. सो इट्स नॉट कि मेरा रिश्तेदार है उसके साथ मेरी प्रॉक्सिमिटी है, बट इफ आई एम इन अ सिचुएशन वेयर आई कुड बी अ डिफेंडेंट और आई कुड बी अ क्लेमेंट and I've acted in such a way that the other person could be the claimant or the other person could be the defendant. ठीक है. सो प्रॉक्सिमिटी देखते हैं कि भाई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो भी रहा है बिटवीन द डिफेंडेंट या क्लेमेंट या नहीं हो रहा. देन द थर्ड थिंग इज इट जस्ट फेयर एंड रीजनेबल टू इम्पोज अ ड्यूटी ऑफ केयर. भाई दोनों अगर आपके एलिमेंट्स जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका पहले एलिमेंट भी सेटिस्फाई हो रहा है, आपका दूसरा एलिमेंट भी सेटिस्फाई हो रहा है, बट अगर आपका थर्ड एलिमेंट जो है कोर्ट्स को फील होता है कि यार ये अनजस्ट हो जाएगा, इट इज़ नॉट रीजनेबल टू गिव ग्रांट अ ड्यूटी ऑफ केयर, इन दिस केस दे आर नॉट गोइंग टू गिव अ ड्यूटी ऑफ केयर. ठीक है. इसी एग्जाम्पल ऐसे इसकी एग्जाम्पल एक मैं आपको देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ समवन वॉन्ट्स टू इफ समवन's गॉट अ हेल्दी चाइल्ड एंड दे डिडंट वांट द चाइल्ड, बट और वो बोलते हैं कि यार हमें तो इसके लिए कॉम्पनसेशन है बिकॉज वी डोंट वांट द चाइल्ड एंड वी हैड द सर्जरी एंड द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग डन, बट स्टिल वी एंडेड अप विद द चाइल्ड, वी डू नॉट वांट दिस चाइल्ड, वी वांट द कॉम्पनसेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल. But the courts would say that it is not just fair and reasonable to compensate for a healthy baby, which is a blessing, which is considered a blessing by many people. So although आपका proximity satisfy हो रही है, आपका reasonable forcibility satisfy हो रही है, but it is not just fair and reasonable to impose a duty of care for a healthy child. So no duty of care was given. No duty of care would be given. इफ़ यू टॉक अबाउट नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस इज़ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा टॉपिक है. मैंने तो बहुत ब्रीफ करके आपको एक्सप्लेन किया है थोड़ा बहुत. आई होप द वीडियो गिव्स यू एन इंसाइट अबाउट व्हाट टॉर्ट इज़, व्हाट नेग्लिजेंस इज़. नेग्लिजेंस जो है वो हमारा टॉर्ट का एसेंस है. सो इट वाज I hope you guys like the video, and thank you to Kanun Zavia for approaching me and asking me to record it for them. Thank you.